राज्य की कार्रवाई को प्रभावित करने और समन्वय करने के लिए केंद्र का कुछ लाभ। 21 अन्य अनुदान। संविधान में तीसरे प्रकार के सहायता अनुदान का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन अस्थायी अवधि के लिए। इस प्रकार असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान का प्रावधान किया गया था। ये अनुदान संविधान के लागू होने से 10 साल की अवधि के लिए दिए जाने थे। ये राशियां भारत की संचित निधि से वसूल की जाती थी और वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को दी जाती थी। माल और सेवा कर परिषद। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के सुचारू और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। इस परामर्श प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 2016 के 100 पहले संशोधन अधिनियम में एक वस्तु और सेवा कर परिषद या जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 279 ने राष्ट्रपति को एक आदेश 22 द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार दिया। परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। निम्नलिखित मामलों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करना आवश्यक है। केंद्र द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार। राज्य और स्थानीय निकाय जिनका जीएसटी में विलय हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के अधीन किया जा सकता है या जीएसटी से छूट दी जा सकती है। मॉडल जीएसटी कानून, लेवी के सिद्धांत, लगाए गए जीएसटी का विभाजन। अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति और आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर। कारोबार की प्रारंभिक सीमा जिसके नीचे माल और सेवाएं जीएसटी से छूट मिल सकती है। जीएसटी के बैंड के साथ फ्लोरेट सहित दरें। किसी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें। वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रदान करता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें साल या उससे पहले भी किया जाता है। निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करना आवश्यक है। साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच आवंटन, इस तरह की आय के संबंधित हिस्से। राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। केंद्र द्वारा अर्थात भारत की संचित निधि में से राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय। 23 सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा इसे संदर्भित कोई अन्य मामला। 1960 तक आयोग ने जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष में शुद्ध आय के किसी भी हिस्से के असाइनमेंट के बदले असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को भुगतान की गई राशि का भी सुझाव दिया। संविधान भारत में वित्तीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में वित्त आयोग की परिकल्पना करता है। राज्यों के हितों का संरक्षण। वित्तीय मामलों में राज्यों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में कहा गया है कि निम्नलिखित विधेयकों को राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है। ऐसा विधेयक जो राज्यों के हित में कोई कर या शुल्क लगाता या बदलता है। एक विधेयक जो संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित कृषि आय अभिव्यक्ति के अर्थ को बदलता है। भारतीय आयकर एक विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिन पर धन राज्यों को वितरित किया जा सकता है या हो सकता है, तथा एक विधेयक जो केंद्र के उद्देश्य के लिए किसी निर्दिष्ट कर या शुल्क पर कोई अधिभार लगाता है।
अभिव्यक्ति कर या शुल्क जिसमें राज्य रुचि रखते हैं का अर्थ है एक कर या शुल्क शुद्ध आय का पूरा या हिस्सा जिसका किसी भी राज्य को सौंपा गया है, या बी शुद्ध आय के संदर्भ में एक कर या शुल्क जिसकी रकम फिलहाल देय है भारत की संचित निधि से किसी भी राज्य को। वाक्यांश शुद्ध आय का अर्थ है कर या शुल्क की आय घटाकर संग्रह की लागत। किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा क्षेत्र का पता लगाया और प्रमाणित किया जाना है। उनका सर्टिफिकेट फाइनल है। केंद्र और राज्यों द्वारा उधार लेना। केंद्र और राज्यों की उधार लेने की शक्तियों के संबंध में संविधान निम्नलिखित प्रावधान करता है। केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर भारत के भीतर या बाहर उधार ले सकती है या दे सकती है। गारंटी देता है, लेकिन दोनों संसद द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर। इसलिए अभी तक संसद द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है। इसी तरह एक राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर भारत के भीतर और विदेश में नहीं उधार ले सकती है या गारंटी दे सकती है, लेकिन दोनों उस राज्य की विधायिका द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में गारंटी दे सकती है। इस तरह के ऋण देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई भी राशि भारत की संचित निधि पर प्रभारित की जानी है। कोई राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं उठा सकता है, यदि केंद्र द्वारा राज्य को दिए गए ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है या जिसके संबंध में केंद्र द्वारा गारंटी दी गई है। अंतर सरकारी कर उन्मुक्तियां। किसी भी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्ति का नियम शामिल है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है। केंद्रीय संपत्ति को राज्य कराधान से छूट। केंद्र की संपत्ति को राज्य द्वारा लगाए गए सभी करों से छूट दी गई है। या किसी राज्य के भीतर नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों जैसे किसी प्राधिकरण, पंचायत और इतने पर, लेकिन संसद को हटाने का अधिकार है। यह प्रतिबंध संपत्ति शब्द में भूमि, भवन, संपत्ति, शेयर, ऋण, वह सब कुछ जिसका एक धन मूल्य है, और हर तरह का संपत्ति चल या अचल और मूर्त या अमूर्त। आगे संपत्ति का इस्तेमाल संप्रभु सशस्त्र बलों की तरह के लिए किया जा सकता है या वाणिज्यिक प्रयोजनों। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए निगम या कंपनियां राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से मुक्त नहीं है। कारण यह है कि एक निगम या एक कंपनी एक अलग कानूनी इकाई है। राज्य संपत्ति की छूट या केंद्रीय कराधान से आय राज्य की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट दी गई है। ऐसी आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन केंद्र किसी राज्य के वाणिज्यिक संचालन पर कर लगा सकता है यदि संसद ऐसा प्रदान करे। हालांकि संसद किसी विशेष व्यापार या व्यवसाय को सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आकस्मिक घोषित कर सकती है और तब यह कर योग्य नहीं होगा। विशेष रूप से राज्य के भीतर स्थित स्थानीय अधिकारियों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट नहीं है। इसी तरह राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय पर केंद्र द्वारा कर लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाहकार राय 24/1963 में कहा कि केंद्रीय कराधान के संबंध में एक राज्य को दी गई छूट सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क के कर्तव्यों तक नहीं है। दूसरे शब्दों में, केंद्र किसी राज्य द्वारा आयातित या निर्यात किए गए माल पर या किसी राज्य द्वारा उत्पादित या निर्मित माल पर उत्पाद शुल्क लगा सकता है। आपात स्थिति के प्रभाव।
केंद्र राज्य वित्तीय संबंध सामान्य समय में ऊपर वर्णित आपात स्थिति के दौरान परिवर्तन से गुजरते हैं। ये इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत चल रही है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त के हस्तांतरण, कर साझाकरण और सहायता अनुदान दोनों को या तो कम या रद्द कर सकते हैं। इस तरह का संशोधन वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहता है, जिसमें आपात स्थिति समाप्त हो जाती है। वित्तीय आपातकाल। जबकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत चल रही है, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है आय वित्तीय औचित्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करने के लिए राज्य में सेवारत सभी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों को कम करना, और सभी धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। तालिका 14.3 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित लेख एक नजर में। लेख कोई विषय वस्तु। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। 268 संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए गए शुल्क संघ द्वारा लगाए गए और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए गए सेवा कर। निरस्त। 268 ए। 269 संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए गए कर लेकिन राज्यों को सौंपे गए। माल और सेवा कर का लेवी और संग्रह। अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य का पाठ्यक्रम। 269 ए। 270 संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए गए कर। 271 संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार। 272 कर जो संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं। निरस्त। 273 जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान। 274 जिन राज्यों में रुचि है, कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। 275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान। 276 व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर। 277 बचत। 278 कुछ वित्तीय मामलों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के साथ समझौता। निरस्त। 279 शुद्ध आय आदि की गणना। 279 ए। 280 माल और सेवा कर परिषद। वित्त आयोग। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। विविध वित्तीय प्रावधान। 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से चुकाया जाने वाला व्यय। 283 संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक खातों में जमा धन की अभिरक्षा आदि। 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वोटकारियों की जमाराशियों और अन्य धन की अभिरक्षा। 285 संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट। 286 माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध। बिजली पर टैक्स से छूट। 287 288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट। 289 एक राज्य की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट। 290
कतिपय व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। कुछ देवस्वोम फंडों को वार्षिक भुगतान। शासकों की प्रिवी पास रकम निरस्त 290 291 उधार 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। केंद्र राज्य संबंधों में रुझान। 1967 तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक दलीय शासन के कारण केंद्र राज्य संबंध मोटे तौर पर सुचारू थे। 1967 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई और केंद्र में उसकी स्थिति कमजोर हो गई। इस बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य ने केंद्र राज्य संबंधों में एक नए युग की शुरुआत की। राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों ने केंद्र सरकार के बढ़ते केंद्रीकरण और हस्तक्षेप का विरोध किया। उन्होंने राज्य की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और राज्यों को अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधनों की मांग की। इससे केंद्र राज्य संबंधों में तनाव और टकराव पैदा हुआ। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के क्षेत्र। जिन मुद्दों ने केंद्र और राज्यों के बीच तनाव और संघर्ष पैदा किया वे हैं: 1. राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी का तरीका। 2. राज्यपालों की भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण भूमिका। 3. पक्षपातपूर्ण हितों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना। 4. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती। 5. राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य के विधेयकों का आरक्षण। 6. राज्यों को वित्तीय आवंटन में भेदभाव। 7. राज्य परियोजनाओं के अनुमोदन में योजना आयोग की भूमिका। 8. अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। 9. राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग। 10. मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जांच आयोगों की नियुक्ति। 11. वित्त का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच। और 12. राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण। केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे 1960 के दशक के मध्य से विचाराधीन हैं। इस दिशा में निम्नलिखित विकास हुए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग। केंद्र सरकार ने 1966 में मोरारजी देसाई के हनुमंतैया के बाद की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की नियुक्ति की। इसके संदर्भ की शर्तों में शामिल हैं: दूसरों के बीच केंद्र राज्य संबंधों की परीक्षा। केंद्र राज्य संबंधों में विभिन्न मुद्दों की गहन जांच करने के लिए ARC ने MC के तहत एक अध्ययन दल का गठन किया। तलवार। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर ARC ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और 1969 में केंद्र सरकार को सौंप दिया। इसने 22 केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए सिफारिशें। महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं: संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में लंबा अनुभव रखने वाले और गैर पक्षपाती रवैये वाले व्यक्तियों की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति। राज्यों को अधिकतम सीमा तक शक्तियों का प्रत्यायोजन। केंद्र पर निर्भरता कम करने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण। राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती या तो उनके अनुरोध या अन्यथा। ARC की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजमन्नार समिति। 1969 में तमिलनाडु सरकार DMK ने डॉक्टर PV राजमन्नार को केंद्र राज्य संबंधों के पूरे प्रश्न की जांच करने और संविधान में संशोधन का सुझाव देने के लिए कहा ताकि राज्यों को अत्यधिक स्वायत्तता मिल सके। 25 समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने देश में प्रचलित एकात्मक प्रवृत्तियों, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारणों की पहचान की। उनमें शामिल हैं
आई संविधान में कुछ प्रावधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। ई केंद्र और राज्यों दोनों में एक दलीय शासन। ई राज्यों के वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता और परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर निर्भरता। और इव केंद्रीय योजना की संस्था और योजना आयोग की भूमिका। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। आई तत्काल एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। ई वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बनाया जाना चाहिए। ई योजना आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए और उसका स्थान एक वैधानिक निकाय द्वारा लिया जाना चाहिए। इव अनुच्छेद 356, 357 और 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। वी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रालय के पद धारण करने वाले प्रावधान का लोप किया जाना चाहिए। वी संघ सूची और संवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। वी अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को आवंटित की जानी चाहिए। और वी अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने राजमन्नार समिति की सिफारिशों की पूरी तरह से अनदेखी की। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 में अकाली दल ने पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई एक बैठक में राजनीतिक और धार्मिक दोनों मांगों को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव, जिसे आमतौर पर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, ने मांग की कि केंद्र के अधिकार क्षेत्र को केवल रक्षा, विदेशी मामलों, संचार और मुद्रा तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और संपूर्ण अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित होनी चाहिए। इसने कहा कि संविधान को वास्तविक अर्थों में संघीय बनाया जाना चाहिए और केंद्र में सभी राज्यों को समान अधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल ज्ञापन 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार, कम्युनिस्टों के नेतृत्व में, ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक ज्ञापन प्रकाशित किया और केंद्र सरकार को भेजा। ज्ञापन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का सुझाव दिया गया है। आई संविधान में संघ शब्द को संघीय शब्द से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ई केंद्र का अधिकार क्षेत्र रक्षा, विदेशी मामलों, मुद्रा, संचार और आर्थिक समन्वय तक ही सीमित होना चाहिए। ई अवशिष्ट सहित अन्य सभी विषय राज्यों में निहित होने चाहिए। इव अनुच्छेद 356 और 357 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल निरस्त किया जाना चाहिए। वी नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य की सहमति को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। वी केंद्र द्वारा सभी स्रोतों से जुटाए गए कुल राजस्व में से 75% राज्यों को आवंटित किया जाना चाहिए। वी राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार होने चाहिए। और वी केवल केंद्रीय और राज्य सेवाएं होनी चाहिए और अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने ज्ञापन में की गई मांगों को नहीं माना। सरकारिया आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने आरएस सरकारिया सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश 26 आयोग को मौजूदा के कामकाज की जांच और समीक्षा करने के लिए कहा गया था। केंद्र और राज्यों के बीच सभी क्षेत्रों में व्यवस्था करना और उचित बदलाव और उपायों की सिफारिश करना। शुरुआत में इसे अपना काम पूरा करने के लिए 1 साल का समय दिया गया था, लेकिन इसकी अवधि 4 बार बढ़ाई गई। इसने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने संरचनात्मक परिवर्तनों का समर्थन नहीं किया और संस्थानों से संबंधित मौजूदा संवैधानिक व्यवस्थाओं और सिद्धांतों को मूल रूप से सही माना। लेकिन
इसने कार्यात्मक या परिचालन पहलुओं में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। यह देखा गया कि संघवाद एक स्थिर संस्थागत अवधारणा की तुलना में सहकारी कार्रवाई के लिए अधिक कार्यात्मक व्यवस्था है। इसने केंद्र की शक्तियों को कम करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए एक मजबूत केंद्र आवश्यक है, जिसे शरीर की राजनीति में विखंडनीय प्रवृत्तियों से खतरा है। हालांकि इसने शक्तियों के केंद्रीकरण के साथ मजबूत केंद्र की बराबरी नहीं की। यह देखा गया कि अति केंद्रीकरण से केंद्र में रक्तचाप और परिधि पर अनीमिया होता है। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 247 सिफारिशें की। महत्वपूर्ण सिफारिशों का उल्लेख नीचे किया गया है। एक स्थायी अंतर राज्य परिषद, जिसे अंतर सरकारी कहा जाता है। अनुच्छेद 263 के तहत परिषद का गठन किया जाना चाहिए। 2. अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उपयोग बहुत कम से कम किया जाना चाहिए, चरम मामलों में अंतिम उपाय के रूप में जब सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाते हैं। 3. अखिल भारतीय सेवाओं की संस्था आगे होनी चाहिए को मजबूत किया जाए और कुछ और ऐसी सेवाओं का सृजन किया जाए। 4. कराधान की अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास बनी रहनी चाहिए, जबकि अन्य अवशिष्ट शक्तियों को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। 5. जब राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोक लेता है, तो राज्य सरकार को कारणों से अवगत कराया जाना चाहिए। 6. राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) का नाम बदला जाना चाहिए और राष्ट्रीय आर्थिक और विकास के रूप में पुनर्गठित किया गया। परिषद (एनईडीसी). 7. संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का नए सिरे से गठन और पुनर्सक्रियन किया जाना चाहिए। 8. केंद्र के पास राज्यों की सहमति के बिना भी अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि यह वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। 9. समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। 10. राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श करने की प्रक्रिया संविधान में ही निर्धारित की जानी चाहिए। 11. निगम कर की शुद्ध आय को राज्यों के साथ साझा करने योग्य बनाया जा सकता है। 12. राज्यपाल मंत्रिपरिषद को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक यह विधानसभा में बहुमत का आदेश देता है। 13. किसी राज्य में राज्यपाल के 5 साल के कार्यकाल को कुछ बेहद अनिवार्य कारणों को छोड़कर भंग नहीं किया जाना चाहिए। 14. किसी राज्य के खिलाफ जांच आयोग का गठन नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री जब तक संसद द्वारा कोई मांग नहीं की जाती है। 15. केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार एक विशिष्ट उद्देश्य को छोड़कर और कड़ाई से सीमित अवधि के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए। 16. वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान विभाजन उचित है और इसे जारी रहना चाहिए। 17. त्रिभाषा फॉर्मूले को उसकी वास्तविक भावना में समान रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। 18. रेडियो और टेलीविजन के लिए कोई स्वायत्तता नहीं बल्कि उनका विकेंद्रीकरण। संचालन। 19. राज्यसभा की भूमिका और केंद्र की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं। राज्यों का पुनर्गठन करें। 20. भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को सक्रिय किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने सरकारिया आयोग की 180/247 में से सिफारिशों को लागू किया है। सबसे महत्वपूर्ण 1990 में अंतर राज्य परिषद की स्थापना है। पुंछी आयोग
केंद्र राज्य संबंधों पर दूसरा आयोग अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंजी की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। 27 इसे केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देखना आवश्यक था। सरकारीय आयोग द्वारा पिछली बार 2 दशक पहले केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे पर विचार करने के बाद से भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हुए समुद्री परिवर्तनों को देखें। आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार थे। आयोग को भारत के संविधान के अनुसार संघ और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की जांच और समीक्षा करने की आवश्यकता थी। स्पष्ट उदाहरणों का पालन किया जा रहा था। विभिन्न घोषणाएं न्यायालयों के संबंध में, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, राज्यपालों की भूमिका, आपातकालीन प्रावधान, वित्तीय संबंध, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, पंचायती राज संस्थानों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां, अंतर्राज्यीय नदी जल सहित संसाधनों का बंटवारा और ऐसे परिवर्तनों या अन्य उपायों की सिफारिश करना व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त हो सकता है। संघ और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की जांच और समीक्षा करने और आवश्यक परिवर्तनों और उपायों के बारे में सिफारिशें करने के लिए आयोग को वर्षों में हुए सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखना आवश्यक था, विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में, और संविधान की योजना और ढांचे का उचित सम्मान करते हैं। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सुशासन सुनिश्चित करने की बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने और गरीबी और निरक्षरता को कम करने के लिए निरंतर और तेजी से आर्थिक विकास के उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी ऐसी सिफारिशों की आवश्यकता थी। नई सहस्राब्दी के दशकों उपरोक्त पर अपनी सिफारिशों की जांच और सिफारिश करते समय आयोग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन अपने जनादेश को निम्नलिखित तक सीमित नहीं करना चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा, जाति हिंसा या किसी अन्य सामाजिक संघर्ष के लंबे और लंबे समय तक बढ़ने वाले किसी भी सामाजिक संघर्ष के दौरान राज्यों की तुलना में केंद्र की भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र। नदियों को आपस में जोड़ने जैसी मेगा परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में राज्यों की तुलना में केंद्र की भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र, जिसे पूरा होने में आमतौर पर 15-20 साल लगते हैं और इस पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करता है। राज्यों का समर्थन। एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त निकायों सहित पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों को शक्तियों और स्वायत्तता के प्रभावी हस्तांतरण को बढ़ावा देने में केंद्र की भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र। जिला स्तर पर स्वतंत्र योजना और बजट की अवधारणा और अभ्यास को बढ़ावा देने में राज्यों की तुलना में केंद्र की भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र। राज्यों के प्रदर्शन के साथ विभिन्न प्रकार की केंद्रीय सहायता को जोड़ने में केंद्र की भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र। पिछड़े राज्यों के पक्ष में भेदभाव पर सकारात्मक दृष्टिकोण और नीतियों को अपनाने में केंद्र की भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार क्षेत्र। 8वें से 12वें वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों का केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर प्रभाव, विशेष रूप से केंद्र से धन के हस्तांतरण पर राज्यों की अधिक निर्भरता। मूल्य वर्धित कर व्यवस्था की शुरुआत के बाद उत्पादन और वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर अलग अलग करों की आवश्यकता और प्रासंगिकता। एक एकीकृत और एकीकृत घरेलू बाजार स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार को मुक्त करने की आवश्यकता के साथ साथ राज्य सरकारों की अपनी रिपोर्ट के अध्याय 18 में प्रासंगिक सरकारीय आयोग की सिफारिश को अपनाने के लिए अनिच्छा के संदर्भ में।
एक केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता। अपराधों की स्वतः जांच शुरू करने का अधिकार। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव वाले अंतर्राज्यीय और या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले के राज्यों में केंद्रीय बलों की स्वप्रेरणा से तैनाती के उद्देश्य से अनुच्छेद 355 के तहत एक सहायक कानून की व्यवहार्यता, यदि और जब स्थिति की मांग हो। आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 1456 पृष्ठ की रिपोर्ट को 7 खंडों में अंतिम रूप देने में आयोग ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) की रिपोर्ट और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट। हालांकि कई क्षेत्रों में आयोग की रिपोर्ट सरकारिया आयोग की सिफारिशों से भिन्न थी। अपने विचारार्थ विषयों में उठाए गए मुद्दों और उनके सभी रंगों और रंगों में संबंधित पहलुओं की विस्तार से जांच करने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए सहकारी संघवाद महत्वपूर्ण होगा। भविष्य। इस प्रकार सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के कामकाज में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छूते हुए 310 से अधिक सिफारिशें की। महत्वपूर्ण सिफारिशों का उल्लेख नीचे किया गया है। 1. सूची 3 विषयों पर कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के मामलों पर संसद में कानून पेश करने से पहले संघ और राज्यों के बीच कुछ व्यापक समझौता हो। 2. संघ को राज्यों को सौंपे गए मामलों में संसदीय सर्वोच्चता का दावा करने में अत्यंत संयमित होना चाहिए। राज्य सूची में विषयों के संबंध में राज्यों के लिए अधिक लचीलापन और समवर्ती सूची में स्थानांतरित आइटम बेहतर केंद्र राज्य संबंधों की कुंजी है। 3. संघ को केवल उन्हीं विषयों पर कब्जा करना चाहिए जो समवर्ती या अतिव्यापी क्षेत्राधिकार में हैं, जो कि राष्ट्रीय हित में नीति की एकरूपता प्राप्त करने के लिए नितांत आवश्यक हैं। 4. समवर्ती या अतिव्यापी क्षेत्राधिकार में मामलों के प्रबंधन में अंतर राज्य परिषद के लिए एक सतत लेखा परीक्षा भूमिका होनी चाहिए। 5. राष्ट्रपति द्वारा विधेयक वापस किए जाने पर राज्य विधानमंडल के लिए कार्य करने के लिए अनुच्छेद 201 में निर्धारित 6 महीने की अवधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित राज्य विधेयक को सहमति देने या रोकने पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए भी लागू की जा सकती है। 6. संसद को शामिल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सूची की प्रविष्टि 14 संधि बनाना और संसदीय विधान के माध्यम से इसे लागू करना के विषय पर एक कानून बनाना चाहिए। विधायी और कार्यकारी शक्तियों के संघीय ढांचे को देखते हुए शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से पूर्ण या अपरिवर्तित नहीं हो सकता है। 7. वित्तीय दायित्वों और संधियों और समझौतों से उत्पन्न राज्य के वित्त पर इसके निहितार्थ समय समय पर गठित वित्त आयोगों के लिए एक स्थायी संदर्भ होना चाहिए। 8. राज्यपालों का चयन करते समय केंद्र सरकार को सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में अनुशंसित निम्नलिखित सख्त दिशा निर्देशों को अपनाना चाहिए और अक्षरशः पालन करना चाहिए। आय, वह जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ई, वह राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। ई, वह एक अलग व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए। इव, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने आमतौर पर और विशेष रूप से हाल के दिनों में बहुत अधिक पाई की राजनीति नहीं की हो। 9. राज्यपालों को 5 साल का निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए और उनका हटाना केंद्र की सरकार की मर्जी पर नहीं होना चाहिए।
10. राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए निर्धारित प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तनों सहित राज्यपालों के महाभियोग के लिए लागू की जा सकती है। भी 11. अनुच्छेद 163 राज्यपाल को अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना या उसके खिलाफ कार्रवाई करने की सामान्य विवेकाधीन शक्ति नहीं देता है। वास्तव में विवेक के प्रयोग का क्षेत्र सीमित है और इस सीमित क्षेत्र में भी उसकी कार्रवाई का विकल्प मनमाना या काल्पनिक नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो तर्क द्वारा निर्धारित हो, सद्भाव से सक्रिय हो और सावधानी से संयमित हो। 12. किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल को 6 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए कि सहमति दी जाए या राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे सुरक्षित रखा जाए। 13. त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका के सवाल पर संवैधानिक के रूप में पालन किए जाने वाले कुछ स्पष्ट दिशानिर्देशों को निर्धारित करना आवश्यक है। सम्मेलन ये दिशानिर्देश इस प्रकार हो सकते हैं। जिस दल या दलों के संयोजन को विधानसभा में वाईफाई समर्थन प्राप्त है, उसे सरकार बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि चुनाव पूर्व गठबंधन या गठबंधन है, तो इसे एक राजनीतिक दल माना जाना चाहिए और यदि ऐसा गठबंधन बहुमत प्राप्त करता है, तो ऐसे गठबंधन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार के लिए बुलाया जाएगा। यदि किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राज्यपाल को यहाँ बताए गए क्रम में मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिए। पार्टियों का समूह जिसमें चुनाव पूर्व गठबंधन सबसे बड़ी संख्या में था। सबसे बड़ी एकल पार्टी बनाने का दावा करने वाली सबसे बड़ी पार्टी। दूसरों के सहयोग से सरकार। सरकार में शामिल होने वाले सभी भागीदारों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन। सरकार में शामिल होने वाले कुछ दलों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन और शेष निर्दलीय सहित बाहर से सरकार का समर्थन कर रहे हैं। 14. किसी मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी के प्रश्न पर राज्यपाल को अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री से सदन के पटल पर बहुमत साबित करने पर जोर देना चाहिए, जिसके लिए उसे एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। 15. राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ राज्य के मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का अधिकार होना चाहिए, अगर कैबिनेट का फैसला राज्यपाल को भारी सामग्री के कारण पूर्वाग्रह से प्रेरित लगता है। 16. विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करने वाले और अन्य वैधानिक पदों पर कार्य करने वाले राज्यपालों के सम्मेलन को समाप्त किया जाना चाहिए। उनकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक ही सीमित रहनी चाहिए। 17. जब कोई बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति राज्य प्रशासन को पंगु बना देती है, तो राज्य की संवैधानिक मशीनरी के संभावित टूटने की स्थिति पैदा हो जाती है। अनुच्छेद 355 के तहत अपनी सर्वोच्च जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए संघ के लिए उपलब्ध सभी वैकल्पिक पाठ्यक्रमों को समाप्त करने के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। स्थिति और अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग को, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को सुधारने के लिए सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए। 18. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 को लागू करने के प्रश्न पर एसआर में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय में निर्धारित दिशानिर्देशों को शामिल करने के लिए उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है। बोम्मई वी. यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इससे राज्यों की ओर से इस संबंध में संभावित संदेह दूर होंगे और केंद्र राज्य संबंधों को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। 19. अनुच्छेद 352 और 356 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने के लिए अब निर्धारित सख्त मापदंडों को देखते हुए केवल अंतिम उपाय
के उपाय के रूप में उपयोग किया जाएगा, और अनुच्छेद 355 के तहत राज्यों की रक्षा के लिए संघ का कर्तव्य यह प्रदान करना आवश्यक है उन स्थितियों से निपटने के लिए संवैधानिक या कानूनी ढांचा जिनमें केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, लेकिन अनुच्छेद 352 और 356 के तहत चरम कदम उठाने का वारंट नहीं होता है। स्थानीय आपातकाल के लिए ढांचा प्रदान करने से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य सरकार कार्य करना जारी रख सकती है और विधानसभा नहीं होगी। केंद्र सरकार को विशेष रूप से और स्थानीय रूप से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हुए भंग किया जाना है। सूची की प्रविष्टि 2A और 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 1 के साथ पठित अनुच्छेद 355 के जनादेश के तहत स्थानीय आपातकाल लागू करना पूरी तरह से उचित है। 20. अंतर्राज्यीय और केंद्र राज्य मतभेदों के प्रबंधन के लिए अंतर्राज्य परिषद को एक विश्वसनीय, शक्तिशाली और निष्पक्ष तंत्र बनाने के लिए अनुच्छेद 263 में उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है। 21. क्षेत्रीय परिषदों को वर्ष में कम से कम 2 बार संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तावित एजेंडा के साथ बैठक करनी चाहिए ताकि समन्वय को अधिकतम किया जा सके और नीतियों और कार्रवाई के अंतर्राज्यीय प्रभाव को बढ़ावा दिया जा सके। एक मजबूत अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर सकता है। 22. राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति राजकोषीय मामलों पर अंतर्राज्यीय समन्वय में एक सफल प्रयोग साबित हुई। अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के मॉडल को संस्थागत बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्रियों का एक मंच जिसकी अध्यक्षता किसी एक मुख्यमंत्री द्वारा बारी बारी से की जाती है, विशेष रूप से ऊर्जा, भोजन, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य। 23. स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और न्यायपालिका जैसे क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए। 24. राज्यों के प्रतिनिधि मंच के रूप में दूसरे सदन की संरचना और कामकाज को बाधित करने वाले कारकों को हटा दिया जाना चाहिए या संशोधित किया जाना चाहिए, भले ही इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता हो। वास्तव में, राज्यसभा वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक संबंधों में केंद्र और राज्यों के बीच उभरने वाले घर्षण बिंदुओं के स्वीकार्य समाधानों पर बातचीत करने की अपार संभावनाएं प्रदान करती है। 25. राज्यों के बीच शक्ति संतुलन वांछनीय है और यह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की समानता से संभव है। इसके लिए राज्यों को राज्यसभा में सीटों की समानता देने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है, भले ही उनका जनगणना। 26. स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए स्थानीय निकायों को शक्तियों के हस्तांतरण के दायरे को उचित संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। 27. राज्यों की भागीदारी वाले भविष्य के सभी केंद्रीय कानूनों में आरटीई अधिनियम के मामले में लागत साझा करने का प्रावधान होना चाहिए। मौजूदा केंद्रीय कानून जहां राज्यों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा लागतों को साझा करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। 28. प्रमुख खनिजों पर रॉयल्टी दरों को कम से कम हर 3 साल में बिना किसी देरी के संशोधित किया जाना चाहिए। राज्यों को ठीक से होना चाहिए। 3 साल से अधिक की रॉयल्टी के संशोधन में किसी भी देरी के लिए मुआवजा। 29. प्रोफेशन टैक्स की मौजूदा सीलिंग को पूरी तरह से किया जाना चाहिए। एक संवैधानिक संशोधन द्वारा दूर। 30. में उल्लिखित करों से अधिक राजस्व जुटाने की गुंजाइश। अनुच्छेद 268 की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए। यह मुद्दा या तो हो सकता है मामले को देखने के लिए अगले वित्त आयोग या एक विशेषज्ञ समिति को भेजा जाए। 31.
अधिक जवाबदेही लाने के लिए सभी वित्तीय कानूनों में एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए और इन निकायों की रिपोर्ट को दोनों सदनों में रखा जाना चाहिए। संसद, राज्य विधानमंडल। 32 वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों (TOR) में निर्दिष्ट विचार केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से सौंपे जाने चाहिए। वित्त आयोगों के TOR को अंतिम रूप देने में राज्यों को शामिल करने के लिए एक प्रभावी तंत्र होना चाहिए। 33 केंद्र सरकार को सकल कर राजस्व में अपने हिस्से को कम करने की दृष्टि से सभी मौजूदा उपकरों और अधिभारों की समीक्षा करनी चाहिए। 34 योजना और गैर योजना व्यय के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण योजना और गैर योजना व्यय के बीच अंतर के मुद्दे को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जा सकती है। 35 वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच काफी बेहतर समन्वय होना चाहिए। वित्त आयोग द्वारा कवर की गई अवधियों का तुल्यकालन और 5 वर्ष योजना इस तरह के समन्वय में काफी सुधार करेगी। 36 वित्त मंत्रालय में वित्त आयोग प्रभाग को एक पूर्ण विभाग में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जो वित्त आयोगों के लिए स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करता है। 37 वर्तमान स्थिति में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसकी भूमिका केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों की सूक्ष्म प्रबंधन क्षेत्रीय योजनाओं के समन्वय की होनी चाहिए। 38 अंतरराज्यीय व्यापार की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और वाणिज्य आयोग अनुच्छेद 307 के तहत प्रविष्टि के साथ पढ़ें। सूची 1 के 42 यह आयोग दोनों में निहित होना चाहिए। निर्णय लेने की शक्तियों के साथ सलाहकार और कार्यकारी भूमिकाएं के तौर पर संवैधानिक निकाय आयोग के निर्णय होने चाहिए। सभी राज्यों के साथ साथ भारत संघ पर अंतिम और बाध्यकारी कोई आयोग के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। आयोग की रिपोर्ट को आयोग की सिफारिशों पर उनके सुविचारित विचारों के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों सहित सभी हितधारकों को परिचालित किया गया था। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त टिप्पणियां अंतर-राज्य परिषद के विचाराधीन हैं। नोट्स और संदर्भ 1. अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन प्रविष्टियों की कुल संख्या 98 है। 2a 92A और 92B के रूप में दर्ज की गई प्रविष्टियों को जोड़ा गया है और प्रविष्टियों 33, 92 और 92C को छोड़ दिया गया है। परिशिष्ट 2 देखें। 2. अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 66 है, लेकिन प्रविष्टियों की कुल संख्या 59 है। 11, 19, 20, 29, 36, 52 और 55 की प्रविष्टियों को छोड़ दिया गया है। परिशिष्ट 2 देखें। 3. अब भी अंतिम प्रविष्टि को 47 के रूप में गिना जाता है, लेकिन कुल प्रविष्टियों की संख्या 52 है। प्रविष्टियों की संख्या 11 है, 17 है। 17B, 20A और 33A को जोड़ा गया है। परिशिष्ट 2 देखें। 3A वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान 2016 के 100 पहले संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 3B इबिड 4. केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग की रिपोर्ट भाग भारत सरकार 1988 pp 28-29। 5. उदाहरण के लिए समवर्ती विषय पर संसद द्वारा बनाए गए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यकारी शक्ति केंद्र में निहित है। 6. यह प्रावधान केंद्र को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति को 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इससे पहले
केवल केंद्र के पास शक्ति थी। 7. इस संबंध में विवरण के लिए अध्याय 15 देखें। 8. संविधान सभा वाद विवाद खंड 7 pp 41-42। 9. विवरण के लिए अध्याय 54 देखें। 10. विवरण के लिए अध्याय 78 देखें। 11. विवरण के लिए अध्याय 15 देखें। 12. प्रविष्टियां -82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92A, 92B और 96। परिशिष्ट 2 देखें। 13. प्रविष्टियां -45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 66। परिशिष्ट 2 देखें। 14. इस संबंध में 2016 के 101 संशोधन अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 246A को शामिल किया। 15. मूल रूप से यह सीमा केवल 250 प्रति वर्ष थी। 1988 के 60वें संशोधन अधिनियम ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया। 16. ये प्रावधान 2016 के 101 संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित अनुच्छेद 286 में निहित हैं। 17. इस संशोधन ने अनुच्छेद 272 को हटा दिया, कर जो केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं और केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं। 18. प्रविष्टि 52, उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए एक स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, और प्रविष्टि 55, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों और रेडियो या टेलीविजन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों के अलावा अन्य विज्ञापनों पर कर को 101 तारीख से हटा दिया गया था। 2016 का संशोधन अधिनियम। 19. अध्याय 67 में संघ की संपत्ति देखें। 20. अध्याय 67 में राज्यों की संपत्ति देखें। 21. प्र. जैन, भारतीय संवैधानिक कानून, वाधवा, चौथा संस्करण, pp 342-43। 22. अनुच्छेद 279A 1 कहता है कि राष्ट्रपति संविधान 101 संशोधन अधिनियम 2016 के लागू होने के 60 दिनों के भीतर आदेश द्वारा माल और सेवा कर परिषद कहलाने के लिए एक परिषद का गठन करेंगे। 23. इस समारोह को 1992 के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसने क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। 24. रुपये में समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1963। 25. समिति के अन्य 2 सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार और पीसी चंद्र रेड्डी। 26. बी. शिवरामन और एसआर सेन के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग। 27. आयोग के अन्य 4 सदस्य थे धीरेन्द्र सिंह, भारत सरकार के पूर्व सचिव, विनोद कुमार दुगल, भारत सरकार के पूर्व सचिव, प्रो. एन.आर. माधव मेनन, पूर्व निदेशक, नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी, भोपाल और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, बेंगलोर, और डॉक्टर अमरेश बागची, इमेरिटस प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली। फरवरी 2008 में डॉक्टर बागची के निधन के साथ विजय शंकर, पूर्व निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारत सरकार, को उनके स्थान पर अक्टूबर 2008 में आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 28. वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 52।